हे मैम कौशल, वेलकम बैक टू सेकंड वे। अब हम करेंगे यार तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट की रिवीजन। तुम्हारे बोर्ड से पहले फटफट कर लेंगे एंड तुम्हें जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो या समझ रहे हो जो भी है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोस, जो कि पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है 1-1 घंटे की वीडियो से। ठीक है, बहुत डिटेल्ड में है, इसमें ओनली सिलेबस ओरिएंटेड है। सो अब हम बात करने लगे हैं तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ये भी चैप्टर यार वैसे जो पिछला चैप्टर है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही है, जो कि है महात्मा गांधी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उसमें हमने एंड में क्या देखा था यार कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो 1934 में खत्म हो गया, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे, कुछ ये वो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है 34 में खत्म हो गया, उसके बाद क्या कुछ हुआ नहीं आज़ादी से पहले, और 34 के बाद क्या हुआ इंडिया में, इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बाहर क्या हुआ। सो एनीवेज सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचना ही क्यों पड़ा, क्या क्या कॉजेज थे जिन्होंने लीड किया। इवेंट्स कह लो, कॉजेज कह लो, एक ही चीज है। ठीक है, सबसे पहला कॉज जो तुम्हारे सिलेबस में एज सच नहीं है लेकिन आंसर रेटिंग इनहैंस कर सकता है तुम्हारी, जो कि है रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, बेसिक एक तुम्हें समझाऊंगा। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या है, देखो यार हमें ना ऐसा लगने लग गया था, पहले तो हमने कोई एज सच कोई पार्ट प्ले किया नहीं। ठीक है, एक टाइम के बाद ना जो मिनिस्ट्रीज वगैरह पहले था मांग रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन दो, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस के बाद क्या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये हो गया था ना। तो अब क्या हुआ, हम ना उनकी जो मिनिस्ट्रीज की पोस्ट वगैरह थी उनसे रिजाइन करने लगे। हम मतलब नहीं, मतलब जो कांग्रेस की जो मेजोरिटी मतलब इंडियन पार्टी थी उस टाइम पे कांग्रेस थी, उन्होंने ऐसे रिजाइन कर दिया। ठीक है, 39 के इलेक्शंस। तो अब 37 के बाद ना हिंदू जो मुस्लिम लीग थी और जो कांग्रेस थी, इनकी दरारें फिर से बढ़ने लगी। वैसे तो पूरे तरीके से कभी सही हुई नहीं थी, लेकिन टेम्परेरी इनके ना क्लोजेस हो रहे थे, टेम्परेरी कभी कभी पैक्ट बन जाते थे, टेम्परेरी कभी कभी यूनिटी आ जाती थी, लेकिन वो बाद में थोड़ी देर बाद फिर चली जाती थी, बिकॉज उनके ना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग हो रहे थे। जब वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, उन्होंने वो क्या चाहते थे कि यार एक अलग स्टेट बन जाए पाकिस्तान, हम अलग चले जाए, हमें इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि इतना ज्यादा दोनों साइड से हो गया था ना कि डिवाइड एंड रूल की वजह से कि अब वी कांट लिव टुगेदर, ऐसा उनका मानना था। बट गांधी जी ऑन द अदर हैंड चाहते थे कि डिवीजन ना हो, ठीक है, पार्टीशन ना हो। सो दे वर डिफरेंट आइडियोलॉजीज ऑल अराउंड। अब रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री से पहले तो वो जो थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स भी खुश हुए, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो ठीक है ये गवर्न नहीं करेंगे तो उनकी सीटों पे कौन बैठेगा, ब्रिटिशर्स ही बैठेंगे ना, तो ठीक है फिर एडमिनिस्ट्रेशन फिर से हमारे हाथ में आ रही है। और मुस्लिम लीग भी खुश थी कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा कांग्रेस के पास नहीं होगी, कंट्रोल उनका और कम हो जाएगा इंडिया पे, देश पे मतलब, तो वो एक चीज़ होगी। ठीक है, अब ये इतना कि तुम समझ लो क्रिप्स मिशन मेन चीज़ है। इसके पास एक ऑगस्ट ऑफर भी था जो कि 1940 में दिया गया था, बिकॉज देखो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस एंड वो सब चीज़ें, सॉरी जो तुम्हारा स्टार्टिंग में खिलाफत मूवमेंट एंड वो सब चीज़ें चल रही थी, वो वर्ल्ड वॉर के एंड की तरफ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर 2 आया उसमें क्या है तुम्हारा ये सब चीज़ें, अब वो हम वैसे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, ये वो चीज़ें, कॉन्सिक्वेंसेस सब। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि भैया लड़ाई होगी, अब लड़ाई चल रही है, तो ब्रिटिशर्स की लड़ाई होगी। अब इनको क्या करना है, इनको मेनली जापान वगैरह से, मतलब पहले देखो जर्मनी ने शुरू करी पोलैंड पे अटैक करके, अब पोलैंड को बचाने के लिए कौन आ गया, फ्रांस वगैरह आ गई, और साथ में आ गई ब्रिटेन। अब जो नाजी जर्मनी थी उसने क्या कर दिया, फ्रांस पे भी अटैक कर दिया। तो अब कितना कुछ हो रहा है, उधर से जापान भी उनके साथ आ गई, वो भी ऐसे लड़ने लगी, भाई इतना कुछ हो रहा है, हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उनको चाहिए था कि वर्कफोर्स मिले, इंडिया कॉपरेट करे। इंडिया कॉपरेट नहीं कर रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में इस बार, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने पहले करके देखिए क्या मिल गया, हमें कुछ मिला, हमें कुछ नहीं मिला, तो इसलिए क्रिप्स मिशन बनाया गया। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर भूल जाओ, वो इतना तुम्हारे सिलेबस में नहीं हो, तुम कंफ्यूज ही हो गए, विंस्टन चर्चिल ने भेज जाए वो छोड़ो। लेकिन क्रिप्स मिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 1942 में क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल ने ऐसा अनाउंस किया कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स आएंगे, उनके नाम पे, मतलब नाम पे ही क्रिप्स मिशन ऐसे बोला जाता है। तो स्टैफर्ड क्रिप्स आएंगे एंड ही विल पूरा ऐसे मतलब करेंगे तुम्हारा, ठीक है, सब सही कर देंगे, तुम बस हमारा साथ दो। क्योंकि अब इसमें ना इंडिया को भी चाहिए था कि जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, ऐसा नहीं कि इंडिया हाथ ऐसे खड़े करके बैठ गई तुम कर लो जो करना, नहीं, इंडिया को भी था कि जो भी होना है जल्दी हो। क्यों, क्योंकि इसके भी रीजन है। सबसे पहला तुम देखो वो क्यों आए और क्या हुआ। जो क्रिप्स मिशन था इसके क्या वो मतलब हमें क्या ऑफर कर रहे थे कि हम हाँ बोल दें। ठीक है, सबसे पहला इंडिया टू बी गिवन डोमिनियन स्टेटस पोस्ट वॉर। भाई साहब क्या कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस पता है ना तुम्हें, पूरी आज़ादी नहीं, जो हमने पहले मांगी थी कि हमें 1910-20s में चाहिए थी, ठीक है, वो हमें अब दे रहे हैं डोमिनियन स्टेटस। जब पहले मांगा तब तो तुमने मना कर दिया। ठीक है, जब हमने सेकंड वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मांगा तुमने मना कर दिया। अब क्या हो गया, तो डोमिनियन स्टेटस वगैरह अब ये कह रहे थे कि आपको मिल जाएगा, वो भी अभी नहीं मिलेगा, लड़ाई के बाद। और लड़ाई कब खत्म होगी, 1940 में किसे पता था लड़ाई कब खत्म होगी। हम तो आज पढ़ रहे हैं कि 45 में खत्म हो गया, हिस्ट्री में ऐसा, बट उस टाइम पे थोड़ी पता था। सो इसलिए एक ये पॉइंट। दूसरा उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, जिसमें मेजोरिटी जो नॉमिनेटेड होंगे वो होंगे प्रिंसली स्टेट से। तो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स नॉमिनेट कर देंगे उनको, आगे से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, मतलब इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो ये लोग बनाएंगे। ठीक है, और कौन बनाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन वाले बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से तो कांग्रेस पहली बार हो गई है, तो उसमें वैसे बंदे नहीं है, तो एक वो नेगेटिव पॉइंट मान लो तुम इसे। प्रोविंसेस हैव द चॉइस टू ज्वाइन और नॉट। भाई साहब इसने आग लगा दी।
प्रोविंसेस की मर्जी है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, उनको भैया अभी भी प्रिंसली स्टेट चल रही है। हाँ जी, प्रिंसली स्टेट्स अभी भी थी, जो कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इतने उन्होंने स्टार्टिंग में लैप्सेस बनाए और ये सब चीज़ें बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये वो, उसके बावजूद भी ये सब प्रिंसली स्टेट्स जो लॉयल रही ब्रिटिशर्स से, ठीक है, थोड़ी बहुत, जिन्होंने ज़्यादा रिवोल्ट वगैरह नहीं किया, वो सब चीज़ें थी। तो उनको खुश करने के लिए ऐसा कोई प्रोविंसेस हैव द चॉइस टू ज्वाइन और नॉट, अगर वो इंडिया यूनियन को ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो करें, नहीं करना चाहती तो ना करें, ठीक है, ऐसा उनके पास चॉइस थी। तुम सोच के देखो, अगर इतनी 500-600 जो भी प्रिंस स्टेट जितनी भी, ठीक है, छोटी मोटी छोटी थी, वो सब अगर अलग अलग हो जाती, इंडिया के हज़ारों टुकड़े हो जाते भाई साहब, ठीक है। हम कह रहे हैं दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का कितने टुकड़े हो जाते। तो प्रोविजंस फॉर रिलीजियस एंड रेशियल माइनॉरिटीज भी रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। अब बोलने को तो वो कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि ये भी ऐसा नहीं कि अभी मिल जाएगा तो वो मान भी लेते, मे बी, हु नोज। लेकिन पोस्ट वॉर भाई साहब, इतनी देर बाद तुम दोगे मेरे शादी, कब लड़ाई खत्म होगी क्या पता। तो ये फेल हो गया, ठीक है, मिशन फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहला तो कोई प्रॉमिस नहीं था इंडिपेंडेंस का नियर फ्यूचर में, डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो अब, ठीक है। गांधी जी ने भी उसके बाद कहा कि भाई ये अब चेक फेल हो गया, ठीक है, ये जो तुम्हारा मतलब ऐसा एग्जाम्पल देगा, फेलिंग चेक एंड फॉलिंग बैंक, कि भाई अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, हमने ये चीज़ 20-30 साल पहले मांगी थी, तुम हमें अब दे रहे हो, अब तो ये पुरानी होगी, हमारी ये मांग है ही नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो पूरी आज़ादी चाहिए तुमसे, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी। और उसमें ऐसा हो गया, ये नहीं था ना कि तुम्हें अभी हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कुछ सालों बाद, 10 साल या इतने साल बाद तुम्हें पूरी आज़ादी दे देंगे, कुछ नहीं, बोले ही नहीं, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ द कंट्री होगा, इससे काफ़ी लोग डर गए, कांग्रेस डर गई इससे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और दूसरा, हिंदू महासभा ने भी रिजेक्ट कर दिया। इस टाइम तक हिंदू महासभा भी काफ़ी बड़ी पार्टी एक बन गई थी, ठीक है। सो ऑल्सो रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके फेयर से। उसके बाद लीग ने भी मना कर दिया भाई साहब, लीग तो चाहती थी पार्टीशन हो, लेकिन लीग ने ये सिंगल यूनियन मना कर दिया। सबसे बड़ा यूनियन कौन था, वो तो अभी भी वही था ना कि सिंगल यूनियन जो इंडिया था। तो लीग ने मना कर दिया, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली कोई पाकिस्तान लिखा नहीं था, और उन्हें भी पता था कि ब्रिटिशर्स पे ज़्यादा भरोसा तो किया नहीं जा सकता, अभी तक हमने करके देख ही लिया। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि स्पेशली पाकिस्तान उस पर स्पेसिफिकली नहीं लिखा, इसलिए हम नहीं मानते। उसके बाद पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी काफ़ी दुखी थे इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट है जो अपना या तो चाहे मर्ज होना चाहती है, वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉलो करेगी, लेकिन जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या कुछ भी होगा, और जो मतलब प्रिंसली स्टेट होगी, उनके जो राजा बनेंगे या फिर उनके जो मतलब हेड एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसे कौन इलेक्ट करेगा? उसे एडमिनिस्ट्रेशन ही इलेक्ट करेगी। मतलब उसमें जो राजा वगैरह होंगे ना, वही आगे आगे इलेक्ट करते रहेंगे, लोगों के हाथ से बिल्कुल भी कंट्रोल रहेगा ही नहीं, लोगों के हाथों में कंट्रोल, ठीक है। तो वो उसकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स में ने भी मना कर दिया, जो लोगों ने, उन्होंने भी काफ़ी रिसेंट किया, जिसकी वजह से उनके राजाओं वगैरह को भी उनकी सुननी पड़ी। एंड दैट इज वाई ये सब चीज़ें पूरा फेलियर रहा, ये मिशन किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, हर किसी ने मना कर दिया, बताओ, ठीक है। इसका एक और कॉज और इवेंट अगर तुम्हें जानना है तो जापानीज थ्रेट। पहला क्या कि कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया मिनिस्ट्री से, उसके बाद क्रिप्स मिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद जापानीज थ्रेट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि जापान अटैक्ड बर्मा। अगर तुमने वो वेब सीरीज देखी है पता नहीं मैं क्यों ऐसे कहता रहता हूँ, बट एक फॉरगॉटन आर्मी थी, तो उसमें क्या कि जापान ने बर्मा पे अटैक कर दिया 1942 में, और वो ना मार्चिंग टुवर्ड्स असम। अब ये क्यों? क्योंकि देखो, जापान और ब्रिटिश की लड़ाइयाँ वर्ल्ड वॉर में ये अगेंस्ट चल रहे हैं। जापान काफ़ी ना ऐसे मतलब अटैकिंग पोजीशन में था, ये डिफेंसिव में हो गए थे, वो काफ़ी अटैक्टिव में था। जितनी भी कॉलोनीज थी बर्मा एंड और भी काफ़ी साइड्स पे, उन सब पे अटैक कर रहा था। अब उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ठीक है, इंडिया की जैसे कोई दुश्मनी नहीं थी जापान के साथ, लेकिन क्योंकि इंडिया में रूल था ब्रिटिशर्स का, तो जापान वॉज लाइक कि हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हार्म जाना है, ऑब्वियसली उनकी कॉलोनीज पे अटैक होगा तो इनडायरेक्टली उन पे भी अटैक हो ही जाए, तो एक वो चीज़ थी। तो इसी से ब्रिटिशर्स आर द बेट, ये हमें पता लग गया इंडियंस को। गांधी जी ने ऑब्जर्व किया कि भाई ब्रिटिशर्स जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक जापान की हमारे पास थ्रेट है। एक बार देखो, अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो इंडिया की एज सच तो कोई जापान से दुश्मनी है ही नहीं, तो वो क्यों हम पे अटैक करेंगे? वो तो वहाँ जाएंगे ना जब जहाँ पे ब्रिटिश है, अगर यहाँ पे ब्रिटिश है तो यहाँ पे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो एक ये चीज़ थी। और जापान तुम उस टाइम पे देखो बहुत एट्रोसिटीज़ वगैरह भी कर रहा था, और मतलब बहुत डेडली टाइप से लड़ रहा था, तो उसकी वजह से देवर लाइक बहुत ज़्यादा डरे हुए, एंड इट वाज लाइक यार इंडिया को बहुत बड़ी थ्रेट है जापान से, ठीक है जी। अभी हम बढ़ते हैं। उसके बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, फाइनली तुम्हारे चैप्टर का मेन चीज़ आ गई है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्या ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली, ये हम लोगों ने सीखा। हाँ ठीक है, कांग्रेस वालों ने ऐसा पक्का कर दिया कि यार ये चीज़ तो ज़रूरी है, अगर ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश बहुत ज़्यादा खराब तरीके में निकलेगा, ठीक है। तो क्या है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी वो कहाँ मिली? बॉम्बे में मिली, अगस्त 8 1942 को। अगस्त 8 समझो, अगस्त 8 1942 को मिली। वहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने कहा कि भाई हम क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करते हैं। अब कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं बिकॉज ऑफ लाइट, बट एक है वार्धा जुलाई 1942। तुम कहोगे वार्धा जुलाई में भी तो मिले थे, मतलब वार्धा जगह में जुलाई 1942 को मिले। उसके बाद एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त, एक महीने ऑलमोस्ट बाद बॉम्बे में मिले और वहाँ पे पास हुई। देखो वार्धा में
मतलब वहाँ पे ऐसे बात की गई, ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ, वहाँ पे भी बात हुई। पास कब हुआ? 1 महीने बाद, ठीक है, मतलब जैसे ना मेजोरिटी मिल गई वो सब हो गया वो वैसे, तो बिल आया, बिल पास हुआ, वैसे ही तुम ये समझ सकते हो। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का उन्होंने कह दिया कि अब हमें चाहिए पक्की आज़ादी। गांधी जी ने एक नारा दे दिया, टू डू और डाई, टू डू और डाई। कब? अगस्त 8 को ये पास हो गया रेजोल्यूशन। अब ना इसके अगले दिन ही क्या हुआ, अगस्त 9 को जिस दिन वो पास हुआ, मतलब जिस दिन अनाउंस हुआ, उसके अगले ही दिन गांधी जी को और बाकी जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। बताओ जी, मतलब एज सच नहीं हुआ। देखो वहां पे जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तब से लेके अब तक जितने भी ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं सब में इतना जल्दी रिप्रेस नहीं किया गया। थोड़ा टाइम तो मतलब हम उठते थे ना, थोड़ा टाइम तो मूवमेंट चलती थी उसके बाद होता था। इसमें पहले दिन ही अगस्त 9 को ही हो गया जी काम। अब ये कैसे हुआ? ये तो देखो उसके बाद क्या खत्म होगी भैया, इतना ही सिलेबस में था नहीं, इसके बाद भी चली। इतनी नहीं क्योंकि सारे लीडर्स मेजोरिटी वहाँ पे थे। अब गांधी जी कहाँ? आगा खान पैलेस में अरेस्ट कर लिए गए थे, हाउस तो नहीं कह सकते, मतलब अरेस्ट ही थे। और उसके बाद काफ़ी स्ट्राइक्स जो जिन्होंने लोगों ने ऐसे हड़तालें वगैरह की, स्ट्राइक्स वगैरह की, उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया, ठीक है। प्रेस को मजल कर दिया। मजल मतलब ऐसा मजल होता है जो ऐसे कोई जानवर के मुंह पे ऐसे वो नहीं बांध ऐसे कर देते हैं पूरा ऐसे कि वो मुंह ना खोल पाए, ऐसे वो एक चीज़ डाल देते हैं। तुमने डॉगी के ऐसे डॉग्स के देखा होगा, ऐसे होता है, ओनर्स कर देते हैं। तो मजल मतलब प्रेस वॉज मजल मतलब कि भाई प्रेस को बिल्कुल चुप करा दिया गया था, कुछ बोल ही नहीं पाए, ठीक है। बॉम्ब फेंक दिए जाते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो थी। मतलब तुम सोच के देखो, पहले तो क्या जेलों में डालते हैं, जेलों में भी बहुत लोगों को डाला, लेकिन सीधा मारने ही लग गए। बॉम्ब, मशीन गन्स एंड मास फ्लॉगिंग हुई। मास फ्लॉगिंग मतलब वो नहीं होते हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, कोड़े मारना, ऐसे कोड़े मारना, मास फ्लॉगिंग, लोग को ऐसे बिछा के ऐसे कोड़े मारना, वो सब काफ़ी किया गया, एट्रोसिटीज़ की गई कि जितना ज़्यादा सप्रेस किया जा सकता है करें, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ये था ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना। तो वो भी काफ़ी उसमें ऐसे आ गए थे, ठीक है। तुम कहोगे भैया अगर ये पहले दिन ही सारे लीडर्स जेल में चले गए तो उसके बाद ये चली कैसे मूवमेंट? ये यार ऐसा माना जाता है काफ़ी हिस्टोरियंस के द्वारा एंड काफ़ी ऐसा यूपीएससी वगैरह एस्पिरेंट्स के द्वारा कि अब आई डोंट नो द रियल ट्रुथ, ठीक है, बट गांधी जी ने और ऐसे बाकी लीडर्स ने जो सिविल डिसोबीडियंस जब खत्म हुआ और जब से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, इसके बीच में ना काफ़ी गांव में जाके लोगों को समझाया इसके बारे में। पहले ही लोग प्रिपेयर्ड थे कि ये सब होना है, ठीक है, लड़ाई करनी है। गांधी जी और बाकी लीडर्स अंदर चले भी गए, लोग को पहले पता था क्या करना है। सो दिस वाज अ थिंग, ठीक है। इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस पढ़ लेते। पहले तो ये शॉर्ट लिव्ड थी मूवमेंट, ज़्यादा देर चली नहीं। अब देखो अगस्त 9 को ये शुरू हो गया, 1942 में ही हुआ था, ठीक है, 1942 में ही ये सब हो रहा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़े बहुत लीडर्स आए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं उभरा। जिनके तुम नाम याद कर सकते हो, जयप्रकाश नारायण, ये वॉज अ ग्रेट, ठीक है, बिग लीडर, और राम मनोहर लोहिया एंड अरुणा असफ अली। इनके तुम फोटोज देख सकते हो, अगर तुम्हारी बुक में है तो फिर मे कम और मे नॉट, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, बट उन्होंने ना अपना स्ट्रगल और सेक्रीफाइस दिखा दिया लोगों के लिए। वैसे तो ये छोटे लेआउट थी, लेकिन इतने लोगों, अब लोग डरे नहीं, टू डू और डाई कह दिया था ना, तो लोग मान गए थे कि अब जी हम करेंगे या मरेंगे, अब या तो इंडिपेंडेंस लेंगे या हम मर जाएंगे उसकी तलाश में, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को मतलब दिख गई कि यूनिटी इंडिया की, ब्रिटिशर्स को दिख गया। इसका अगला पॉइंट भी यही है कि ब्रिटिश कैन नॉट रूल अगेंस्ट द विशेज ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिशर्स को पता लग गया कि इंडिया वालों की, इंडियंस की मर्जी के बिना तुम उनको गवर्न नहीं कर सकते अब, ठीक है, मतलब इंडिया के हित में कर सकते हो, उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, वो भी नहीं तो हम भेज ही रहे बाहर, ठीक है। तो मास लास्ट अपराइजिंग थी, मास अपराइजिंग जो थी ये आखिरी वाली थी। इसके बाद एसेस तुम देखोगे कोई अपराइजिंग हुई नहीं, हुई है बट वो मतलब अपराइजिंग नहीं कह सकते उसे। आज़ादी के बाद जो लड़ाइयाँ हुई है पार्टीशन की एंड वो सब, वो दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, बट जो मास अपराइजिंग थी फॉर इंडिपेंडेंस, दैट्स दिस वाज इट, ठीक है। और हर किस्म के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग वगैरह, बिकॉज उनको भी नहीं कोई पसंद है, सबने पार्टिसिपेट किया। पंजाबीज, एंग्लो इंडियन सॉरी, वो सब लोगों ने ऐसे पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ के जितने भी लोग थे सबने पार्ट किया, ठीक है। नो पॉलिटिकल एक्टिविटी इन द कंट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्दो थोड़े बहुत लीडर्स थे लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं उभरा। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी ना इंडिया की इतनी, वो बिल्कुल कम होगी। 1942 में शुरू हुआ, 1943 में एंड 44 में यहाँ पे लेके बहुत कम एक्टिविटीज़ हुई, ठीक है। 43 में एक हुआ था बट इतना नहीं। जब देखो जयप्रकाश नारायण जी जब पहले तो काफ़ी लेजेंडरी लीडर इनको मानने लगे, लेकिन धीरे धीरे वो भी पार्टी जब खत्म हो गई 1944 के एंड तक आते आते, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो 1945 तक कुछ ज़्यादा ही, नॉट मच कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक स्टिल वॉर एंड, ठीक है। वो जेल में ही थे सारे लीडर्स, और 1945 के एंड तक, जब तक लड़ाई खत्म नहीं हुई, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ, तब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स थी वो होल्ड पे रही। किसी ने ऐसे बात नहीं करी, कोई ना पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो दिस वाज योर चैप्टर एट अ ग्लांस। आई होप तुम्हें समझ आया हो, तुम्हें बेसिक रिवीजन हो गई हो, एंड सब कुछ बेसिक तो क्या, सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया। इसके बाद भी
एक चीज़ है जो तुम्हारे सिलेबस में आगे है नहीं, बट तुम्हें बता देता हूँ कि तुम कहोगे भैया इसके बाद बातें जाते हैं कैसे शुरू होगी, इसके बाद यार वहाँ पे पार्टी बदल गई थी। जब पार्टी बदल जाती है कोई देश में तो उनकी आइडियोलॉजीज बदल जाती हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी, हम वर्ल्ड वॉर में डिस्कस कर लेंगे। सो या दिस वाज अ चैप्टर। अब भैया अगर यहाँ पे खत्म हो गया, कोई यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई नहीं इन सालों में देश में, तो मतलब बाहर भी नहीं हुई, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। इंडिया में तो हुई, इंडिया में नहीं हुई, बट इंडिया के बाहर काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, एंड दैट विद अ ग्रेट लीडर Subhash Chandra Bose. We'll read about him in the next chapter. Namaskar.